नमस्कार, जीरो आवर में आपका शो है। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। अमेरिका में थे मोदी, भारत में हो रही थी अग्नि परीक्षा की तैयारी। मोदी के रंग में रंगा था अमेरिका, मोदी के लिए भारत में बिछ रही थी बिसात। और उधर मेडिसन स्क्वायर पर थे मोदी, इधर भारत में जारी थे शाह और मात का खेल। अमेरिका में थे मोदी, भारत में हो रही थी अग्नि परीक्षा की तैयारी। मोदी के रंग में रंगा था अमेरिका। और मैं आपको विश्वास मोदी के लिए भारत में बिछ रही थी बिसात। उधर मेडिसन स्क्वायर पर थे मोदी, इधर भारत में जारी था शह और मात का खेल। पहले कुलदीप बिश्नोई ने तोड़ा गठबंधन। आज यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। फिर शिवसेना ने पकड़ी अलग राह। मोदी ने कबूली चुनौती। दोनों राज्यों में मोदी ने खुद संभाली कमान। हरियाणा की चौधराहट कर दी बीजेपी के नाम। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी। मराठा मानुष के दिल में उतर गए मोदी। फिर चल गया मोदी का जादू। और आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, बड़ा सवाल यही है, आज बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और शिवसेना की बैठक तो चल भी रही होगी अभी, लेकिन बीजेपी की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। किस तरह के उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में आप देख पा रहे हैं? बात जो है यानी कि जो रिजल्ट आया है उसके बाद से जिस तरह से बीजेपी के पाले में जहां 122 जो सीटें आई हैं उसके बाद से लेकर जो सरकार बनाने को लेकर जो दिक्कतें, या एक तरह से ये कहना दुरुस्त होगा कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर या दोस्ती को लेकर या सपोर्ट कौन करेगा, इस चीज को लेकर लगातार जो है क्वेश्चन चल रही थी। हालांकि एनसीपी ने अपने तरफ से भी जो है एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बाहर से समर्थन करने की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रही है कि जो शिवसेना जिससे 25 सालों का जो गठबंधन रहा है वो टूटा है और फिर एक बार जो है दोस्ती की शुरुआत कहीं ना कहीं नजर आने लगी। कल जिस तरह से जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रहे, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो किरीट सोमैया हो जो यहाँ के मुंबई बेस्ड हो, जो भी है, उन्होंने जिस तरह से अपनी तरफ से जो नरमी जो वाला जो बयान दिया है कि उसमें जो पहले ही इशारा कर दिया था कि शिवसेना उनकी जो है राजनीतिक विरोधक नहीं है, बल्कि उनकी जो राजनीतिक विरोधक है वो एनसीपी और कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा था दोस्ती की पहल करने का इशारा था। और इसके बाद से क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि इसके लिए सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो समर्थन है उनको 122 सीट जरूर मिली है, लेकिन जो सरकार बनाने की बात आती है तो वहाँ से समर्थन तो अभी दोस्ती का हाथ किसकी तरफ बढ़ाया जाएगा? उद्धव ठाकरे साफ ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत है तो वो आकर हमसे बात करें, लेकिन अब
समीकरण किस तरह से बैठेंगे ये देखना होगा। हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और साथ ही एडिटर महाराष्ट्र संदीप शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपके पास भी आऊंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उस पर ही जुड़ा एक सवाल आपसे भी पूछना है, लेकिन हरियाणा में किस तरह के सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है वो आपको बताते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मोदी देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और मोदी का मैजिक अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि बरकरार है। कम से कम इन दोनों राज्यों के जनादेश तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों ने ये बहस छेड़ दी थी कि क्या मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है, क्या मोदी के लहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उपचुनाव नतीजों से विपक्षी नेताओं की बाछी खिल गई थी। हर कोई यही कहने लगा था कि वो दिन गए जब मोदी के मंत्र से बीजेपी का कोई भी नेता चुनाव जीत सकता था। उपचुनाव के नतीजे थे भी कुछ ऐसे कि राजनीति के जानकारों को भी मोदी के मैजिक का असर कम होता लगने लगा, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, उसी उत्तर प्रदेश में जब कुछ महीनों बाद 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो बीजेपी को महज 3 सीटें मिली। जो 8 सीटें समाजवादी पार्टी को गईं, उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात विधानसभा उपचुनावों के नतीजे भी बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे। बस इन नतीजों के बाद से ही विरोधियों को लगने लगा कि अब मोदी का जादू उतर गया है। राजनीतिक पंडितों ने इन उपचुनावों को मोदी की परीक्षा के तौर पर देखा और कहा जाने लगा कि मोदी अपनी परीक्षा में फेल हो गए। फिर आगाज हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का। राजनीतिक पंडितों ने इसे मोदी की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा। उपचुनाव के नतीजों से विपक्ष के हौसले बुलंद थे, मगर मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस उपचुनाव के नतीजों से न घबराकर अपनी अलग ही रणनीति बनाने में लगी हुई थी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन था और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। कुलदीप बिश्नोई ने सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई के सामने उपचुनाव के नतीजे थे। बीजेपी ने दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं किया और ऐलान कर दिया कि हरियाणा में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कुलदीप बिश्नोई की देखादेखी शिवसेना ने भी बीजेपी की ज्यादा सीटों की मांग को ठुकरा दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दोनों राज्यों में लगाया और फिर अमेरिका से लौटने के बाद खुद संभाल ली दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रचार की कमान। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाली मोदी की रैलियों में भीड़ का आलम वैसा ही था जैसा 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त। और फिर अकेले मोदी ने न केवल विरोधियों के हौसले ध्वस्त कर दिए, बल्कि बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना के सपने पर भी पानी फेर दिया। हरियाणा में पार्टी ने खुद अपने दम पर सत्ता हासिल की और महाराष्ट्र में न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि 24 साल बाद 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार करने वाली पहली पार्टी बन गई। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही कमाल था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। आइए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी जी, मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है। हालांकि विरोधी पार्टियां ये कह रही थी कि अगर मोदी मैजिक का इतना असर है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की रैलियां करने की क्या जरूरत थी। और ये रैलियों का ही असर था, ये मोदी का ही असर था जो कम बल्कि और बढ़ गया है, ये दिखाई दे रहा है इस बार के विधानसभा चुनावों में। देखिए शिवानी, बिल्कुल ये अगर मोदी मैजिक है, मोदी ने अगर रैली की है तो उसका असर निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक जिस तरह से जैसे मोदी ने अपना पूरा समर्थन लेकर सरकार बनाई थी, उसके 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद मैजिक ऐसा लगता था कि कुछ कम हुआ है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इसके पहले प्रबंधन की बात है। मुझे याद है कि 1.5 साल 2 साल पहले जब 2 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान आपको भी ध्यान होगा कि
यूपीए की सरकार ने जो गैसों की सब्सिडी कम करने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम 12 की जगह अब 6 सिलेंडर देंगे। ठीक चुनाव के 1-2 महीने पहले उन्होंने निर्णय लिया था, जिसका सीधा असर किचन तक गया था, लोगों के, आम लोगों के जनजीवन तक गया था कि अगर 6 सिलेंडर दिए जाएंगे तो कैसे वो पूरा साल चला पाएंगे। लेकिन वहीं पे इन्होंने घोषणा नहीं की थी, लेकिन महंगाई के मुद्दे को इन्होंने वो किया, उसको डाइल्यूट किया। वो ऐसा कि इन्होंने 3.5 रुपए डीजल जो इन्होंने सस्ता करने की घोषणा की, वो आज से 10 दिन पहले ये मैसेज सब जगह जा चुका था। और डीजल सस्ता होने पे हरियाणा में ज्यादातर किसान लोग हैं, उनको सीधा सीधा असर हुआ है। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, उसको मोदी सरकार ने डाइल्यूट करने में कामयाबी हासिल की, उसका एक बहुत बड़ा असर ये देखने को मिला है। हालांकि अभी इतने कम समय में आम जनता जो वोटर है, मध्यम वर्गीय परिवार, अति मध्यम वर्गीय परिवार या निचले तबके का मतदाता है, वो मोदी को कम से कम 1-2 साल बाद इसका आकलन करेगा कि वो बेहतर मुख्यमंत्री हैं यूपीए सरकार के मनमोहन सिंह से, प्रधानमंत्री हैं, या उनसे खराब है। ये इतना जल्दी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हाई तबके के लोग हैं, जो क्लास वर्ग है, उसमें ये 100 दिन का आकलन किया जा सकता है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, निचला तबका है, वो इतना जल्दी आकलन नहीं करता है। जी बिल्कुल। संदीप जी, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में मोदी इफेक्ट की बात की जाए, वो असर साफ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में जो शिवसेना कभी नहीं कर पाई है, वो बीजेपी ने कर दिखाया है, और वजह सिर्फ एक ही थी, नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर, और ये भाजपा जानती थी कि नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा, और जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा को पैठ रखनी है, उसमें जो है वो उसे कामयाबी मिलेगी। शायद यही कारण है कि शिवसेना के दबाव में नहीं आई बीजेपी, और बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में जाने का निर्णय लिया, और परिणाम भी जो है उसके पक्ष में होते दिखे। जिस तरह से भाजपा एक अकेली बड़ी पार्टी बनके उभरी है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि मोदी का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मोदी का जादू चला। हालांकि उसके साथ साथ कई ऐसे समीकरण भी जो है मोदी के फेवर में रहे उन दरमियान, जैसे हमने बताया मेडिसन स्क्वायर के में जब मोदी पहुंचे थे, उसके बाद का जो माहौल था, यानी गुजराती और जो दूसरे क्राउड थे जो मोदी के समर्थक वहां पहुंचे थे, बड़ी तादाद में, पहली बार, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री गया और अमेरिका में इतना भव्य स्वागत हुआ हो, और मीडिया के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। महंगाई पर नियंत्रण करने की उन्होंने कम समय में भरपूर कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जो है मोदी इम्पैक्ट जो है इन्हीं कारणों की वजह से, मोदी इम्पैक्ट का ही असर था कि एमएनएस की जो गढ़ कहा जाता था, वहां पर सेंध लगा दी नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए शिवसेना के लिए भी एक ये घाटे का सौदा रहा। और मोदी इम्पैक्ट यहाँ पर भी रहा कि खुद मराठी भी खिंचे चले आए बीजेपी की तरफ और उद्धव ठाकरे से दूर हो गए हैं। हालांकि ये एक विशेष वर्ग जरूर इसे कहा जा रहा है। खास हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी और हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एसपी त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो ये इशारा साफ साफ कर रहे हैं कि अभी बीजेपी का असर कम नहीं हुआ है, और उसमें भी खास ये कि मोदी लहर कम नहीं हुई है। हालांकि विरोधियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मोदी लहर असर कम हो गया है, तभी नरेंद्र मोदी खुद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कुल मिलाकर 38 रैलियां नरेंद्र मोदी ने चुनावी मौसम में की हैं। लेकिन उसी का यह नतीजा है कि दोनों ही राज्यों में, हालांकि महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, तो हरियाणा में बहुमत मिला है। संदीप, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, शरद पवार एक बड़ा नाम महाराष्ट्र में, वो भी अब नरम रुख दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी